So, hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla, and a very warm welcome to my YouTube channel, History with Me. In today's lecture, we are going to talk about frequency distribution. In the previous video, we have talked about the types of data. You need to understand the importance of data in statistics because in statistics, all we basically deal with is data. आपको डेटा के साथ ही डील करना है। अब वो डेटा कौन सा आपको पहचानना आना चाहिए, इसलिए प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देख के आए जहाँ पर मैंने कैटेगोरिकल डेटा और न्यूमेरिकल डेटा के बारे में आपको बताया है, जिसमें फर्दर कैटेगरीज हैं ऑर्डिनल, नॉमिनल और न्यूमेरिकल डेटा की इंटरवल और रेशियो। सो वो लेक्चर ज़रूर देख के आए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो बिना देखे आप इस लेक्चर में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं जो कन्फ्यूजन है वो दिमाग में रहेगी। सो लेट्स अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली। But before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notifications. Let's start frequency distribution. Now, now we are clear regarding the types of data, as just now I've told you कि we are clear, and now we'll be able to recognize कि किस तरीके का data है ये, whether it is under the category categorical data or numerical data, whether it is ordinal, nominal or interval or ratio data. So now we are clear regarding the types of data. The collected data, they are further classified and presented through frequency distribution table. जो डेटा हमारे पास है, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, हम उसे अरेंज करेंगे एक सिस्टमैटिक मैनर में। एक सिस्टमैटिक मैनर में उस कलेक्टेड डेटा को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे और प्रेजेंट करेंगे। और किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। So we are clear regarding the types of data, and that collected data now it is further classified and presented through frequency distribution table. But what is this table exactly? Let's understand. Now it is just a table, as you can see the next point, it is just a table in which data is arranged on the basis of common characteristics. ये एक ऐसी टेबल होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहले तो अपने दिमाग में ये क्लियर रखो कि भाई डेटा हमने इकट्ठा कर लिया, डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, अब उस डेटा को ऐसे ही तो नहीं रहने देंगे, हम उस डेटा को अरेंज करेंगे ताकि फर्दर बाद में उससे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। जब आपके पास डेटा ऐसे ही कलेक्ट होता हुआ पड़ा रहेगा तो आप उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। लेकिन जब आप उस डेटा को, उस कलेक्टेड डेटा को अरेंज करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो इस तरीके से कि भाई जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के डेटा है वो एक तरफ आ जाए, डिसिमिलर डेटा अलग चले जाएं, तो इस तरीके से आप उनमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, क्योंकि आपको ट्रेंड समझ में आने लगता है डेटा का, आपको पैटर्न जो है वो समझ में आने लगता है डेटा के बीच में। सो इट इज जस्ट अ टेबल इन विच डेटा इज अरेंज्ड। और कैसे अरेंज किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कि भाई एक क्लास में अगर लेट सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 बच्चे हैं, और मैंने कहा कि भाई उस क्लास में 100 में से 90 प्लस जो है वो 10 बच्चों के आए हैं, तो यहाँ पर डेटा जो है वो इस तरीके से मैंने कलेक्ट किया। सबसे पहले मैंने कहा कि भाई 90 प्लस जो है वो जो है मार्क्स आए हैं बच्चों के, मैंने जस्ट ये डेटा निकाला, ठीक है, कि 90 प्लस किसके किसके आए हैं। फिर मैंने क्या किया, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की मदद से इस बात को लिखा मैंने कि भाई 80 प्लस किसके किसके आए हैं, 90 प्लस किसके किसके आए हैं, 70 प्लस किसके किसके आए हैं, ताकि उससे मैं यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकूं। सो ये भी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का एग्जाम्पल है कि भाई ये क्लास जहां पर 50 बच्चे हैं उसमें से 90 प्लस कितने बच्चों के आए, ये मुझे इंफॉर्मेशन तभी मिलेगी जब मैं डेटा को कलेक्ट करूंगा और उससे फिर डेटा को अरेंज करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। And the number of cases which fall in each class they are recorded, और नंबर ऑफ केसेस नोट किए जाते हैं। जैसे इस केस में कि भाई 90 प्लस कितने बच्चों के मार्क्स आए, लेट सपोज 50 में से 15 बच्चों के 90 प्लस आए हैं, सो आई विल नोट इट डाउन, आई विल रिकॉर्ड इट इन अ कॉमन group or in a separate group. So it's just a table in which data is arranged on the basis of common characteristics, and the number of cases which fall in each classes
दे आर रिकॉर्डेड. जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं. फिर आई गिव यू एन एग्जाम्पल ताकि आपको चीज़ें क्लैरिटी के साथ समझ में आए और जस्ट एक थियोरेटिकल ओवरव्यू ही आपको ना मिले भाई, बल्कि एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिले इस एग्जाम्पल का. सो in the next example we'll talk about that. In the next slide we'll talk about that example. So right now I hope you got an idea about what exactly this frequency distribution table is. Just keep in your mind that it's just a table in which data is arranged according to their common characteristics, and the number of cases which fall in each classes, they are recorded. So what happened? What is the benefit of arranging the data like this? Now when you arrange data in such a manner, in such a way, if we can say in a systematic manner, in an organized manner, or according to their common characteristics, when you do this, or when you arrange the data in such a way, it always helps you in, it's not ij, it's in. So it always helps in getting useful information from it, because of that you will be able to understand the trends and patterns into the data. So जब उससे ट्रेंड्स और पैटर्न्स आपको नजर आएंगे तो आप कई सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो उस डेटा से. So definitely it also facilitates the calculation of statistical measures. Statistical measures जो भी है उसकी कैलकुलेशन में भी ये बहुत अच्छी तरीके से उसको भी इन्हांस या इम्प्रूव कर सकता है, आई कैन से. Now the number of observations in each category in the table is called as frequency. जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये क्लास में जिसमें 50 स्टूडेंट्स टोटल थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 थे, 90 प्लस जिनके आए हैं वो 15 बच्चे हैं. सो 15 हियर इज गोइंग टू बी द फ्रीक्वेंसी. सो द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ईच कैटेगरी इन द टेबल, दैट इज इट्स फ्रीक्वेंसी. 80 प्लस 10 लोगों के आए हैं, 90 प्लस 15 लोगों के आए हैं, 95 प्लस 2 लोगों के आए हैं. So this 2, this 10, this 5 is the frequency. So the number of observations in each category in the table is called as frequency. Now let me give you an example. So let's suppose a random sample of 10 students were taken to estimate the average number of hours they spent on their smartphones per week. 10 स्टूडेंट्स का एक रैंडम सैंपल लिया गया ये पता लगाने के लिए, ये एस्टिमेट लगाने के लिए, नॉट हम एग्जैक्टली पता लगा लेंगे बट ये एस्टिमेट लगाने के लिए कि भाई वो स्टूडेंट्स एवरेज कितने घंटे जो है कहीं ना कहीं कितने नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड करते हैं अपने स्मार्टफोन पे पर वीक, कि पर वीक स्टूडेंट्स कितने आवर्स जो है वो स्पेंड करते हैं ऑन देयर स्मार्टफोन्स, ये पता लगाने के लिए एक रैंडम सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स जो है वो लिया गया. ऑल्सो द नंबर ऑफ पेट्स दे ओन्ड. अदर देन दैट एक एक्स्ट्रा में डेटा लिया गया कि भाई कितने पेट्स वो ओन करके उनके पास हैं. सो ऑल्सो द नंबर ऑफ पेट्स दे ओन्ड वॉज रिकॉर्डेड. सो यहाँ पर आप देख सकते होंगे स्टूडेंट, देन द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंडिंग ऑन स्मार्टफोन, एंड देन वी हैव पेट्स. सो एम रियली सॉरी, यहाँ पर चीज़ें जो है वो स्टूडेंट वाले सेक्शन में स्टूडेंट 1 2 3 इस तरीके से होना चाहिए. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. सो ये जो है ये यहाँ पर 1 होना चाहिए, देन यहाँ पर 2 होना चाहिए, देन यहाँ पर 3 होना चाहिए, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5, स्टूडेंट 6, स्टूडेंट 7, स्टूडेंट 8, स्टूडेंट 9 और स्टूडेंट 10. तो टोटल 10 स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट 1 जो है वो कितने नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड कर रहा है स्मार्टफोन में? 3 आवर्स. पेट्स कितने हैं उसके पास? 0 पेट्स, दैट इज नो पेट्स. देन स्टूडेंट 2 आवर्स स्पेंड कर रहा है ऑन स्मार्टफोन, एंड कितने पेट्स है उसके पास? 1 पेट. देन स्टूडेंट 3 इज स्पेंडिंग 2.5 आवर्स ऑन स्मार्टफोन एंड 1 पेट्स. देन स्टूडेंट 4 2 hours he is spending on smartphone, he or she is spending on smartphone, and pets, the number of pets 2. So similarly student 5, student 6, student 7, 8, 9 and 10, and the number of hours they are spending on smartphones and the number of pets they owned. So ये इस तरीके का एक एग्जाम्पल हमने लिया. Now let's make frequency distribution for the data now. So now
हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इससे इस तरीके से बना रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई कितने मतलब 0 पेट्स कितने स्टूडेंट्स के पास है, 1 पेट कितने स्टूडेंट्स के पास है, हमने कहा 2 पेट्स कितने स्टूडेंट्स के पास है और 3 पेट्स कितने स्टूडेंट्स के पास है। तो भाई 0 पेट्स 4 स्टूडेंट्स के पास है। सो फ्रॉम दिस टेबल वी कैन इजीली फाइंड इट कि भाई 0 पेट्स कितने लोगों के पास है। यू कैन सी इन द पेट्स कॉलम 1 2 3 4 0 पेट्स 4 स्टूडेंट्स के पास हैं, यानी कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं विच डू नॉट हैव एनी पेट, देयरफॉर 0 पेट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, ऐसे 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एक भी पेट नहीं। देन वी हैव 4 स्टूडेंट्स जिनके पास एक पेट है। यू कैन सी इन द टेबल ऑल्सो वी हैव जिनके पास एक एक पेट है। यू कैन सी 1 2 3 and 4. So you can see that we have 1 2 3 and 4. So 1 pet कितने स्टूडेंट्स के पास है? 4. Similarly 2 pets कितने स्टूडेंट्स के पास है? So let me just remove it quickly. 2 pets कितने स्टूडेंट्स के पास है? 1, एक ही स्टूडेंट के पास है। Similarly 3 पेट्स कितने स्टूडेंट्स के पास हैं? सो सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसके पास 3 पेट्स हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट एन आइडिया। सो दिस इज गोइंग टू बी द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो 0 पेट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, एक पेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, 2 पेट्स कितने स्टूडेंट्स के पास हैं? 1, 3 पेट्स एक ही स्टूडेंट के पास हैं। दैट मेक्स द टोटल काउंट ऑफ स्टूडेंट्स एज 10. So this 4 4 1 1 is going to be the frequency, and the overall this table is the frequency distribution table for this data, for this kind of data. So the total number of count of the student is 10. So I hope you got an idea that what exactly is the frequency as been written here, that the number of observation in each category in the table is called as frequency. So I hope you understand this point through this example that just now I've gave you. So that is it about this lecture. थोड़ी सी क्लैरिटी तो ज़रूर इसने दी होगी आपको अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। यू गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर नाउ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और बातें करेंगे इंपॉर्टेंट। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच।